तस्वीरें कि कौन कौन मंत्री आखिर मोदी की टीम में शामिल होने वाले हैं। अब आपको दिखाते हैं टीम मोदी कौन कौन है। तो राजनाथ सिंह एक बार फिर से यानी तीसरे कार्यकाल में मंत्री बनने वाले हैं। अमित शाह, नितिन गडकरी जिन्हें एक बार फिर से जिम्मेदारी दी जानी है। नितिन गडकरी ने पिछले कार्यकाल में जिस तरह से काम किया था उसकी हर तरफ तारीफ की गई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी कॉल गया है और दोबारा से उन्हें जिम्मेदारी मिलने वाली है। मनसुख मांडविया को एक बार फिर से जगह मिल रही है। अश्विनी वैष्णव जिन्हें जगह दी जा रही है। जितिन प्रसाद का नाम भी मोदी सरकार के जो तीसरे कार्यकाल का मंत्रिमंडल है उसमें आ गया है। ललन सिंह को जगह मिलने वाली है, जेडीयू कोटे से है। यहाँ राम मोहन नायडू को भी कॉल गया है। जयंत चौधरी, आपको याद होगा कि किस तरह से चुनाव से कुछ वक्त पहले ही एनडीए का साथ दिया था। उन्होंने जिस तरह से जीत दर्ज की और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यानी एनडीए को मजबूत करने में जयंत चौधरी का जो रोल रहा उसका इनाम चिराग पासवान जो लगातार कहते रहे कि मैं नरेंद्र मोदी जो कि राम है उनका हनुमान हूं, उन्होंने 5 सीटें दिलाई है, इनाम मिल रहा है। उन्हें भी कॉल जा चुका है। जी किशन रेड्डी, के अन्नामलाई चुनाव भले ही हार गए लेकिन कॉल गया है क्योंकि जिस तरह से साउथ में खासकर तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो के अन्नामलाई। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस जिन्होंने संभाला है, एक बार फिर से कॉल गया है उनके पास और उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। सीआर पाटिल को भी महाराष्ट्र की ओर से साधने के लिए कॉल जा चुका है। तो ये वो 16 चेहरे हैं मोदी मंत्रिमंडल में जिन्हें जगह दी गई है, जिनके फोन आज बचे हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पर चर्चा की है और आने वाले 100 दिनों के एजेंडे को लेकर बातचीत की गई है। ये देखिए वो चेहरे जिनसे चाय पर चर्चा के लिए जिन्हें बुलाया गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताते हुए कि आखिर शपथ लेने के बाद 100 दिन आपको कैसे काम करना है, कार्य योजना कैसी रहनी है और किस तरह से आगे बढ़ना है। ये भी क्या विश्लेषण, छोड़ दीजिए हार के कारणों का, आगे काम पर जुट जाना है और 100 दिनों में पूरी तरह से खुद को खपा देना है। ये देखिए चिराग पासवान, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप बैठे हुए यहाँ पर देख सकते हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर ये बताते हुए कि काम किस तरह से करना है। निर्मला सीतारमण, इसी के साथ साथ पीयूष गोयल को आप देख सकते हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अर्जुन राम मेघवाल जिन्हें कॉल गया है। ओपीजी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओपीजी देखिए, ये तो कहा जा सकता है कि कैसे मजबूत करना है एनडीए को, 100 दिन कैसे काम करना है, इस पर प्रधानमंत्री ने पहले ही चर्चा कर ली है कि अब वक्त ना गवाएं, विश्लेषण ना करें, काम पर जुट जाएं। देखिए, जो प्रधानमंत्री ने जो टारगेट रखा है वो है अगले 5 वर्ष में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। अमेरिका, चीन के बाद अभी भारत 5वें नंबर पे है और इसको तीसरे नंबर तक पहुंचाना है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है इंडिया को। इसलिए जरूरी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो काम है, आईटी के फील्ड में जो काम करना है, रेलवे का जो विकास करना है, सड़कों का जो विकास करना है, खासकर जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको जो बढ़ाना है, मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसको बढ़ाना है। तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े काम पहले से ही चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाना है और इसीलिए फोकस ये है कि जल्दी से जल्दी जो पिछला काम है उसे पूरा किया जाए और जो नए माइलस्टोन हमने अपने लिए रखे हैं उनको अचीव किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ने आज चाय पर चर्चा के समय जितने भी संभावित मंत्री थे उनसे यही कही कि देखिए अब जी जान से लग जाना है। अगला 5 वर्ष जो हम लोग के लिए बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि इसी में हमें यह साबित करना है क्योंकि जो भारत कैसे दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है, दुनिया की एक शक्ति कैसे बन सकता है। आपको मैं बताऊं, सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पे ही नहीं, भारत जो है अपने जो एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, अपने विदेश नीति है उसको भी कंटिन्यूएशन में रख रही है और उम्मीद है कि एस जयशंकर जो मीटिंग में दिखे हैं फिर से एक बार देश के वित्त मंत्री बने, विदेश मंत्री बने और जो हमारी विदेश नीति है उसको एक और अगले स्तर पर ले जाए। चीन से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, ये 2 कॉम्प्लेक्स जो हमारे जिनके साथ हमारे रिश्ते अपने निचले स्तर पे चल रहे हैं, इनको कैसे रिवाइव किया जा सकता है। आपको मैं बताऊं, चुनाव के पहले
पाकिस्तान से भी ये इंडिकेशन आया था कि वो भारत के साथ फिर से अपने द्विपक्षीय बातचीत को आगे बढ़ाना चाहता है। चीन के जो आपने देखा होगा, ठीक जब नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार चल रहा था और चुनाव के बीच में ही जो चीन का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने कहा था कि कैसे दोनों देश मिलकर साथ काम करेंगे। तो भारत ने जो अपना टारगेट रखा है तीसरी महाशक्ति बनना और दुनिया की अर्थव्यवस्था में तीसरी बड़ी शक्ति बनना, उसके लिए जरूरी है कि चीन और भारत मिलकर काम करें और उनके जो इकोनॉमिक जो कॉपरेशन है उसको आगे बढ़ाएं, तभी यह संभव है। तो उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी। कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी के साथ साथ इस चीज को जिस दौरान वो बातचीत करते हैं, सांसदों से चाय पर चर्चा करते हैं, दोहराते हैं और कहते हैं कि हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, इसे प्राथमिकता में रखना है। और इसी के लिए ना सिर्फ 100 दिनों की कार्य योजना का वो जिक्र करते हैं, ना सिर्फ ये कहते हैं कि काम में जुट जाना है, बल्कि सभी को बताते हैं कि वीआईपी कल्चर से अब बाहर निकलना है और जनता के लिए काम करना है। जी हाँ, देखिए आज जो 100 दिनों के बातचीत के साथ साथ प्रधानमंत्री ने अगले 5 साल का रोड मैप भी अपने संभावित मंत्रियों के साथ उन्होंने शेयर किया कि अगले 5 साल में सरकार की बड़ी बड़ी क्या योजनाएं हैं। तो और उन्हीं पे उन्होंने कहा कि इस काम को लेकर हम लोग को सबको एकजुट जाना है। देखिए गठबंधन की सरकार है, थोड़ी बहुत बीच में मजबूरियां आएंगी, जो सहयोगी दल है कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन होगा तो उसमें अपनी बातें रखेंगे, आर्थिक जो पैकेज होगा उसको लेकर अपनी बातें रखेंगे, विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बातें रखेंगे, या कई बार ये भी होगा कि जो सोशल इश्यूज है, एजुकेशन का जो इशू है, राहुल गांधी बार बार परीक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं। भूटान के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। Countries are very strong. I think it's going to get stronger, yeah, and it'll get stronger simply because at the highest levels in Bhutan, under the enlightened leadership of our monarchs, His Majesty the King, and in India, from the President to the Prime Minister, to many of the leaders, and the regard for our two respective countries is very strong, and it is only growing. Just last question, sir. What can we expect in Modi 3.0 under the leadership of Prime Minister Modi in when it comes to India-Bhutan relationship going forward? During Prime Minister Modi's visit to Bhutan, he has been very generous with his time in that he came to Bhutan in spite of his very, very busy schedule. It was at the end of his tenure and he still came to Bhutan, where he received the highest civilian award from His Majesty the King. During the visit, he also announced his support for all our initiatives, our development initiatives, our plans for the Gelefu Mindfulness City. Prime Minister Modi has given us unconditional support for the Gelefu Mindfulness City. And then for our development plan, our economy is still recovering, so he's announced an assistance package of 15 billion rupees, 1,500 crores for our economic stimulus package. And then for our 13th five-year plan, he's announced an assistance package of 8,500 crores. So all this is going to be extremely useful for us. And going forward, we have a lot to do together. So thank you so much, Excellency. Thank you for giving your time in your busy schedule, sir. Thank you very much. My pleasure. तो भूटान के प्रधानमंत्री को आपने सुना। ओपीजी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए। ओपीजी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। देखिए, अभी आपने भूटान के प्रधानमंत्री को सुना। उन्होंने कहा कि जो हमारा द्विपक्षीय संबंध है उसको और प्रगाढ़ होगा, हमारा द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होगा और नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। भूटान हमारा बहुत ही विश्वसनीय पड़ोसी है, हमेशा वो हमारे साथ खड़ा रहा है, चाहे यूएन की बात हो, चाहे जो सार्क देशों को लेकर जो बातचीत होती है उसमें हो, या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भूटान हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। तो मैं इसके पहले भी आपके साथ जिक्र कर रहा था कि कैसे मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे हैं जिनको रिपीट किया जा रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है कि जो पिछला काम, पिछले कार्यकाल का मोदी 2.0 का जो कामकाज है उसको मोदी 3.0 में लेके जाना है। इस काम में आप अश्वनी वैष्णव को जोड़ सकते हैं, हरदीप पुरी को जोड़ सकते हैं, नितिन गडकरी को जोड़ सकते हैं, जो जितने भी महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, निर्मला सीतारमण है, पीयूष गोयल है, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था के जो कोर सेक्टर हैं
चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, फाइनेंस हो, रेलवे हो, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो, ये सारे जो मंत्रालय हैं, ये इन मंत्रालयों का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। और इसीलिए मेरी जो अभी तक जो आकलन मैं लगा पा रहा हूं, उसमें संभव है कि जो मोदी 2 के जो मंत्री हैं और वो जो विभाग संभाल रहे थे, संभव है कि मोदी 3.0 में भी वो उन्हीं को वो विभाग दिया जाए और वो बचे हुए काम को आगे बढ़ाए। प्रधानमंत्री से जिस तरह से उन्होंने हिंट किया कि हमें बचे हुए काम को तुरंत पूरा करना है, तो संभव है वो मंत्रालय, वो विभाग उन्हीं लोगों के पास रह जाए जो मोदी 2.0 में भी मंत्री थे। जी, एक चीज और ओपी जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम भूटान के प्रधानमंत्री को सुन रहे थे और उससे पहले आप जिक्र भी कर रहे थे कि एस जयशंकर की मौजूदगी में किस तरह से विदेश नीति जो है हमारी और ज्यादा मजबूत हुई थी। क्या ये माना जाए कि भारत की जो विदेश नीति और खासकर अपने पड़ोसियों के साथ जो संबंध है, जिस तरह से भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजी थे लेकिन फिर भी आए, फिर भी आश्वस्त किया कि कोई भी स्थिति हो भारत भूटान के साथ है। श्रीलंका की स्थिति आपको याद होगी, दिवालिया होने की कगार पे था, लेकिन भारत ने कहा कि हम मदद करेंगे। यानी भारत का पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है और इसी के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भारत ने जिस तरह से खुद को मजबूत किया है, यह भी एक वजह है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। और इसमें ना सिर्फ भारत बल्कि जो हमारे पड़ोसी देश है और वैश्विक स्तर पर जो देश है वो भी मदद करेंगे। जी हाँ, देखिए, भारत जो है हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करता है और यही वजह है कि चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो। आप देखिए, मालदीव को भी जबकि वहां सत्ता परिवर्तन हो चुका है और वहां पे जो मौजूदा सरकार है वो चीन की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है, फिर भी भारत ने अपने को मालदीव को अब तक की सबसे बड़ी सहायता दे रहा है। भारत आज तक पहले कभी इतना सहायता नहीं दिया गया था और वहां से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के बावजूद उसके संबंध जो है मालदीव के साथ भारत की तरफ से वैसे ही बने हुए हैं। भले ही मालदीव ने अपनी तरफ से नजदीकियां चीन की तरफ बढ़ानी शुरू कर दी हो, लेकिन भारत की नीति जो है वो ये है नेवर फर्स्ट। नेवर फर्स्ट में क्या है? नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है, इवन चीन के साथ भी हमारे 2020 के पहले तक हमारे संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हो गए े। हमारा इकोनॉमिक कॉपरेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन जो लद्दाख में जो कुछ घटनाएं हुई उसके बाद से ही हमारे संबंध जो है चीन से थोड़े से तल्ख हुए हैं। और उसी तरह से पाकिस्तान से भारत ने बस एक ही शर्त रखी है कि देखिए, आप सीमा पार से आतंकवाद बंद कीजिए और हम साथ मिलकर चलने के लिए तैयार है। बातचीत के लिए भारत जब भी बातचीत का मसला आता है तो भारत की नीति यही होती है कि बस आप सीमा पार से आतंकवाद को खत्म कीजिए। जम्मू कश्मीर को देखिए, अनुच्छेद 370 हटने के बाद क्या हो गया जम्मू कश्मीर। इस बार जो चुनाव हुए हैं, रिकॉर्ड तोड़ मतदान हो रहा है और इनफैक्ट चुनाव आयोग ने उस चुनाव से ही उत्साहित होकर वहां पे सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे सिंबल मांगने के लिए बोल दिया गया है कि अगर आपकी कोई इच्छा है, अपनी रीजनल पार्टी के लिए कोई सिंबल चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। वो आवेदन निकल चुका है। तो देखिए, अब जल्द ही जम्मू कश्मीर को राज्य का भी दर्जा मिलेगा और वहां जल्द ही चुनाव भी होंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान को यह साफ साफ मैसेज है कि देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो भारत में ही रहेगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप सीमा पार से आतंकवाद बंद करें, हम आपसे तभी बात करेंगे। और जब पाकिस्तान और भारत के रिश्ते, मुझे लगता है कि अगला जो टेन्योर आएगा यहाँ पर मैं ओपी जी एक चीज समझना चाहूंगी कि जब हम आप जिक्र पाकिस्तान का कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करें तो जम्मू कश्मीर पर दावा करने की बात पाकिस्तान करता है और ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को वापस भारत से ले लेंगे। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि भारत लगातार प्रतिबद्ध है, अमित शाह लगातार कहते रहे, राजनाथ सिंह कहते रहे हैं कि पीओके को वापस लाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान से बातचीत करना और पाकिस्तान से अच्छे संबंध बनाने की ओर भारत आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि पीओके के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान एक मत नहीं है, कश्मीर के मुद्दे पर एक मत नहीं है, फिर कैसे? और आतंकवाद के मुद्दे पर भी एक मत नहीं है। देखिए, बातचीत तो चाहे कुछ वक्त लगे, लेकिन इसका रास्ता तो बातचीत के ही जरिए निकलेगा। हथियार से या युद्ध से इस मसले का समाधान नहीं निकल सकता है। जैसे पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है जम्मू कश्मीर में या भारत के दूसरे इलाकों में, उसको रोकना होगा। भारत की सबसे पहली शर्त यही है कि आप सीमा पार से जो आतंक हो रहा है या पीओके में जो आतंकी संगठन पनाह लिए हुए हैं उनको आप खत्म कीजिए और बातचीत के लिए आइए। जहां तक पीओके की बात है, पीओके में क्या है कि नेचुरली
अभी जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की बातचीत है, इसका समाधान जो है भारत ने, गृह मंत्री बार बार अपने चुनाव में कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और उसको हम लोग एक ना एक दिन लेके रहेंगे, और वो एक दिन ना एक दिन जरूर आएगा, लेकिन वो रास्ता खुलेगा बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए ही हम अपनी सीमा को फिर से डिफाइन करेंगे, और हो सकता है कि कुछ हिस्से को लेकर भारत कंप्रोमाइज करे और कुछ हिस्सों को लेकर पाकिस्तान कंप्रोमाइज करे, और बीच का कोई रास्ता निकले और दोनों देशों के बीच लौटेंगे आपके पास। हमारे